क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ए यूनिफॉर्म रॉड इज केप्ट वर्टिकल ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस एट पॉइंट ओ। मतलब एक रॉड है, यू रॉड है, ठीक है, यहाँ पे सरफेस पे रखी है, दिस इज पॉइंट ओ, और दिया हुआ स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन इज ज़ीरो, ठीक है। इफ़ इट इज रोटेटिंग स्लाइटली एंड रिलीज इट फॉल्स डाउन ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। जब ये फॉल करेगी तो सेंटर ऑफ मास वर्टिकली नीचे आएगा, यही बात ध्यान देनी है। सेंटर ऑफ मास विल फॉल वर्टिकल डाउन। अब आप कहोगे वर्टिकल डाउन क्यों मूव करेगा, हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं मोशन करेगा? क्योंकि फ्रिक्शन ज़ीरो है। फ्रिक्शन ज़ीरो है तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स कितना हो गया, ज़ीरो हो गया। अगर एक्स डायरेक्शन में बॉडी पे कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, एफ एक्स ज़ीरो है, तो ए एक्सेलेरेशन एक्स डायरेक्शन में ज़ीरो हो गया, तो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में ज़ीरो हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में ज़ीरो हो गया। इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास सीधा ही फॉल करेगा और रॉड यूँ आके गिरेगी, ठीक है। जो ए बी था वो अब ए डैश बी डैश हो जाएगा, राइट। तो कह रहा है इफ़ इट रोटेट स्लाइटली एंड रिलीज इट फॉल ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, द लोअर एंड विल रिमेन। लोअर एंड तो यहाँ पे आके गिरेगा एट ए डिस्टेंस L/2 फ्रॉम O। तो आंसर सी हो गया। समझ में आई बात? तो कॉन्सेप्ट इतना ही है कि एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस R इज मेड फ्रॉम ए आयरन प्लेट थिकनेस T। रेडियस R है, आयरन प्लेट थिकनेस T, और दूसरा रेडियस 4R है जिसकी थिकनेस T/4 है। द रिलेशन बिटवीन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप क्या लिखते हो? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज, डिस्क है, mr² लिखते हो, तो m निकालना पड़ेगा, डेंसिटी इंटू πr² इंटू थिकनेस, दिस इज द मास, इंटू r²/2। दूसरे वाले केस में क्या हो जाएगा? दूसरे वाले केस में हो जाएगा IB इज इक्वल टू रो पाई, रेडियस इसका 4R है, 4r² इंटू T/4 इंटू r², तो दिस इज़ 4r² डिवाइड बाई 2। अब रेशियो ले लेते हैं, रेशियो ले लो, सब कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो सब कुछ कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? बचा सिर्फ एक चीज़, देखो ऊपर 1 आ गया और नीचे आ गया, दिस इज़ 4², दिस इज़ 16 इंटू 16 डिवाइड बाई 4, दैट इज़ 464 आ गया। तो IB इज़ इक्वल टू 64 टाइम्स IA। सो B का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो गया, तो आंसर C आ गया, राइट। देख लो, मास कैलकुलेट करना पड़ेगा, मास इज इक्वल टू डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, सॉरी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो आप वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करो इस डायरेक्शन में तो आपको मास मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। इक्वल टॉर्क एक्ट ऑन है, दोनों पे टॉर्क इक्वल एक्ट कर रहे हैं, ए पर और बी पे टॉर्क की वैल्यू सेम है। इनिशियल बोथ हैविंग दैट रेस्ट, दोनों ही रेस्ट पे थे, ओमेगा दोनों का ज़ीरो था। एट ए लेट, हम लोग ओमेगा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ओमेगा सेम रहता है, ओमेगा हर पार्टिकल का सेम रहता है फॉर ईच पार्टिकल, तो हमेशा ओमेगा के टर्म में बात करो, ईच पार्टिकल। At a later instant, the linear speed of the point on the rim A and another particle B are VA and VB respectively। अब देखो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फ़ा, तो अल्फ़ा कैलकुलेट कर लेंगे, टॉर्क अपॉन आई। अब पहले वाले केस में टॉर्क अपॉन आई ले लें हम लोग, और दूसरे वाले केस में टॉर्क अपॉन 64I हो गया, राइट। अब देखिए क्या बोलते हैं वो, रिम पे पॉइंट दो हैं, ए और बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए, तो आप अगर अल्फ़ा ज़्यादा है, इसका ए का अल्फ़ा ज़्यादा है बी के अल्फ़ा से, तो ओमेगा विल बी मोर, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी टॉर्क अपॉन आई इंटू टी, और दूसरे केस में क्या हो जाएगा, ओमेगा ए ओमेगा बी इज इक्वल टू टॉर्क अपॉन 64I इंटू टी। Now velocity of A is equal to omega A into R, velocity of B is equal to omega B into 4R। सो कैलकुलेट करोगे तो टॉर्क अपॉन I इंटू R इंटू टी, और यहाँ पे देखोगे
टॉर्क अपॉन 64I T into 4R, सो यू विल सी दिस इज 16 टाइम्स। तो एक ही वेलोसिटी B से ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 16 आ रहा है। सो योर आंसर विल बी A की वेलोसिटी ज़्यादा A। क्वेश्चन नंबर 13 देख लो। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक बॉडी है, एक ट्यूब है जिसके अंदर आपने लिक्विड भरा हुआ है। तो लिक्विड आप भरोगे तो लिक्विड ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे लिक्विड आ गया लाइक दिस, लिक्विड ऐसा हो गया, ठीक है। लाइज इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो ऑब्वियसली बात है लिक्विड नीचे रहेगा। इफ द ट्यूब इज रोटेटेड अबाउट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अब आपने इसको इसके अबाउट रोटेट कर दिया, इसके अबाउट यू रोटेट कर दिया, तो ये बॉडी ऐसी हो जाएगी, ये बॉडी ऐसी हो जाएगी। लिक्विड इसमें, बॉडी विल बी लाइक दिस, ये बॉडी ऐसी हो गई और लिक्विड यहाँ पे आके रुक जाएगा, लिक्विड यहाँ पे आ जाएगा ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से लिक्विड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस इज, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो मास तो सेम है दोनों केसेस में, लेकिन यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, मास कुछ नज़दीक भी है और यहाँ पे सारा का सारा मास दूर है, ठीक है। तो सेकंड केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट केस की कंपेरिजन में से ज़्यादा होगा क्योंकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन दूर हो गया है, r इज़ फार ऑफ, ठीक है। सो इंक्रीजेज इन सिचुएशन, इंक्रीजेज यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर ऑफ मास एम रेडियस आर अबाउट ए लाइन परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ द वायर थ्रू सेंटर इज। बहुत सिंपल सी बात हो गई। ये मोमेंट, इसका ये सेमी सर्कुलर रिंग है, इसके अबाउट जेड एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है। तो हर पार्टिकल आर डिस्टेंस पे है, देखो डी एम इंटू आर स्क्वायर प्लस डी एम इंटू आर स्क्वायर करते जाओगे, सबको सम करोगे तो सिग्मा डी एम इंटू आर स्क्वायर, तो सिग्मा डी एम कितना हो जाएगा? एम इंटू आर स्क्वायर। तो सीधा एक लाइन में आंसर आपका ए आ गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। लेट I1 I2 द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू बॉडीज ऑफ आइडेंटिकल ज्योमेट्रिकल शेप, शेप सेम है। तो आप कह रहा है वन इज मेड ऑफ एल्युमिनियम है, दूसरा आयरन का बना हुआ है। डेंसिटी ऑफ आयरन इज़ मोर दैन डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम, जानते हो आप, ये बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो जो भारी है I प्रोपोर्शनल टू m इंटू आर स्क्वायर होता है, तो R तो सबका सेम है लेकिन मास आयरन वाले का ज़्यादा होगा क्योंकि इसका डेंसिटी ज़्यादा होता है। तो डेंसिटी ज़्यादा है तो I2 की वैल्यू ग्रेटर देन I1 हो गई। क्लियर? देखिए इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे है, 3 पार्टिकल की पोजीशन दी हुई है, पार्टिकल 1, पार्टिकल 2, पार्टिकल 3। अब जो बाकी बचे हुए पार्टिकल हैं उनकी पोजीशन तो हमें पता ही नहीं। जब पार्टिकल की पोजीशन नहीं पता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल ही नहीं सकते, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन दी नहीं है पूरी। लेकिन आपके दिमाग में एक डाउट आ सकता है कि सर IX प्लस IY इज इक्वल टू IZ लगा दे तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि ये फार्मूला केवल प्लेन बॉडीज़ के लिए होता है। ध्यान दो, ये फार्मूला सिर्फ प्लेन बॉडीज़ के लिए होता है। और यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है एक बॉडी XY प्लेन में है, 2 बॉडीज़, तीसरी बॉडी जेड प्लेन में है। इसका मतलब ये फार्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है जो कि इंक्लाइन प्लेन पे मूव कर रहा है। ये क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है। एज साइड इसका ए है, स्लाइड डाउन ए रफ इंक्लाइन प्लेन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब ये देखो, यही बात नोट करने वाली है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसका मतलब इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई इसका मतलब mg sin थीटा को फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा है। फ्रिक्शन की वैल्यू mg sin थीटा के बराबर होगी, ये बात कंफर्म हुई। तभी तो नेट फोर्स 0 होगा, बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी, एक्सेलरेशन विल बी 0। अब वो कह रहा है टॉर्क ऑफ नॉर्मल फोर्स ऑन द बॉडी ऑन द ब्लॉक अबाउट इट्स सेंटर हैज़ ए मैग्नीट्यूड। अब बोला कि नॉर्मल का टॉर्क कितना होगा। अब ध्यान दो, नॉर्मल की वैल्यू होती है mg cos थीटा, लेकिन नॉर्मल यहाँ से पास नहीं करेगा, नॉर्मल शिफ्ट कर जाएगा। अब ध्यान दो इस बात को, ये बॉडी है, फ्रिक्शन का टॉर्क इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन का टॉर्क बॉडी को यू रोटेट करेगा, तो नॉर्मल हैज़ टू शिफ्ट लाइक दिस, नॉर्मल शिफ्ट हो गया,
नॉर्मल इज शिफ्टेड और बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो नेट टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा। तो टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन प्लस टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू ज़ीरो। ये बात समझ आई? टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन और टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन इज ज़ीरो। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क फ्रिक्शन के टॉर्क के बराबर होगा और अपोजिट होगा। अब ये पूछ रहा है टॉर्क ऑफ नॉर्मल फोर्स, तो नॉर्मल फोर्स का टॉर्क फ्रिक्शन के टॉर्क के बराबर होगा और टॉर्क फ्रिक्शन का कितना होगा? टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन इज mg साइन थीटा, नहीं नॉर्मल रिएक्शन mg साइन थीटा इंटू a/2, राइट। ऐसे आपसे कैसे कह दी है mg साइन थीटा इंटू a/2? क्योंकि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, इसका मतलब mg साइन थीटा के बराबर ही फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg साइन थीटा, ये हमने डिस्कस कर लिया था। फ्रिक्शन की वैल्यू mg साइन थीटा के बराबर है, राइट, ये हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो फ्रिक्शन का टॉर्क हो गया, फ्रिक्शन का टॉर्क mg साइन थीटा इंटू a/2। तो फ्रिक्शन का टॉर्क जो होगा वही नॉर्मल रिएक्शन के टॉर्क के बराबर होगा, ये बात समझो आप, ठीक है। तो क्वेश्चन में आ गया टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन, टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन, और कितना हो जाएगा? mg साइन थीटा इंटू a/2। ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास m रेडियस r is rotating about its axis with an angular velocity omega. The particle two particles having mass m each are now attached at the diametrically opposite point, the angular velocity speed of the। तो हम क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट क्या लगेगा इसमें? कॉन्सेप्ट लगेगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क तो ज़ीरो है, एक्सटर्नल टॉर्क ज़ीरो है, ये बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है ओमेगा से। अब आपने क्या किया? इस पे दो पार्टिकल मास यहाँ पे अटैच कर दिए, एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे अटैच कर दिया, इसका खुद का मास m है, ठीक है। तो L1 इज इक्वल टू L2, तो आप कहेंगे m इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा इज इक्वल टू m इंटू आर स्क्वायर प्लस m इंटू आर स्क्वायर का डबल कर दो, दो पार्टिकल मास हैं, इंटू ओमेगा 2। तो ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी हो गई? इसको काट दो, तो ये आ जाएगा m इंटू ओमेगा डिवाइड बाय m प्लस 2m। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया, ये आ गया, राइट। क्वेश्चन 19 में आ जाओ। ए पर्सन सिटिंग फर्मली ओवर ए रोटेटिंग स्टूल हैज़ हिज आर्म्स स्ट्रेच्ड, इफ़ ही फोल्ड्स हिज आर्म्स हिज एंगुलर मोमेंटम। वो पूछ रहा है उस बंदे का एंगुलर मोमेंटम कैसा होगा अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अब देखो एंगुलर वेलोसिटी तो चेंज हो जाएगी, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, राइट। आप कह सकते हो एक डिस्क है, मैन है, ओमेगा 1 इज इक्वल टू डिस्क प्लस मैन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज कर गया, क्योंकि आर्म उसने स्ट्रेच कर दिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज कर गया। तो ओमेगा 2 की वैल्यू ID प्लस IM ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय ID प्लस IM डैश। तो अब ये वैल्यू जब बढ़ गई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो, एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ़ ही फोल्ड्स हिज आर्म्स, अगर उसने आर्म्स को आपने फोल्ड कर लिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज कर गई। समझो इस बात को, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज कर गया तो ओमेगा 2 तो बढ़ गया, ओमेगा 2 इंक्रीज कर गया। लेकिन वो पूछ रहा है कि उस बंदे का बताओ, अब उस आदमी का देखो क्या होगा। अब ध्यान दो इस पॉइंट को, पूछा कि हिज एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज। अब उसने आर्म्स को फोल्ड कर लिया तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी ये हो गई, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 हो गई। तो उस मैन की एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? IM डैश इंटू ओमेगा 2, IM डैश इंटू ओमेगा 2 की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, देखो, ठीक है। तो दिस बिकम, अब इसमें से IM डैश मैंने कॉमन ले लिया, देखो इसको मैंने कॉमन लिया तो फंक्शन कैसा हो गया? ID अपॉन IM डैश प्लस 1, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये इक्वेशन बच गया मेरे पास। अब ध्यान दो, IM डैश डिक्रीज़ कर गया, ये डिक्रीज़ कर गया क्योंकि उसने आर्म्स को फोल्ड कर लिए, तो R की वैल्यू डिक्रीज़ कर गई, I की वैल्यू होती है R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल।
तो आर कम हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया। जब ये कम हो गया तो ये क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई, मतलब डिनोमिनेटर बढ़ गया, डिनोमिनेटर इज़ इंक्रीज्ड, डिनोमिनेटर बढ़ गया तो क्या होगा, ओमेगा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ओमेगा 2 डिक्रीज़ कर गया, ओमेगा 2 डिक्रीज्ड, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई डिक्रीज़, ये आंसर आ गया बी। तो इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से करिए, वो बंदे का एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देखिए कैसे करा मैंने, आप अपने आप एक बार कर सकते हो, ठीक है, नोट कर ले इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। सेंटर ऑफ ए व्हील रोलिंग ऑन ए सरफेस विथ वेलोसिटी वी नॉट। अब देखो ये व्हील है, ये वी नॉट से मूव कर रही है। अब ये रोलिंग मोशन है, तो रोलिंग प्योर रोलिंग होती है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, तो इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी होगी, ठीक है। अब वो पूछ रहा है पार्टिकल ऑन द रिम ऑफ द व्हील एट द सेम लेवल। अब बोल रहा है कि एक पार्टिकल यहाँ पे सेम लेवल पे है, सेंटर के लेवल पे ही है, तो इसके पास दो वेलोसिटी होगी, इस पॉइंट के पास दो वेलोसिटी होगी, एक तो जो सेंटर ऑफ मास के पास है वी नॉट, और एक रोटेशन की वजह से ओमेगा इंटू आर, तो ये हो गया वी नॉट। इन दोनों का वेक्टर सम करोगे तो वेलोसिटी क्या मिलेगी, आपको याद रखो वेक्टर सम करना है, तो वेलोसिटी विल बी अंडर रूट वी नॉट स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर, सो यू विल गेट वी नॉट रूट 2, सो आपका आंसर आता है सी। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। व्हील ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर पुश टू मूव ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये है व्हील, इसका रेडियस इन्होंने दिया है 20 सेंटीमीटर और रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मोशन कर रही है, ठीक है। It is found to move from through a distance of 60 centimeter on the road during the time it complete one revolution. अब बोल रहा है कि भाई 60 सेंटीमीटर मूव करा, 60 सेंटीमीटर मूव करा। अब आप ध्यान दो 2 पाई आर क्या होता है, 2 पाई आर की वैल्यू होगी 6.28 इंटू 20। तो अब ये देखो ये वैल्यू 120 जो 6.28 इंटू 20 करोगे, ये वैल्यू 60 से ज़्यादा है, इसका मतलब इसकी एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा है और इसकी लीनियर वेलोसिटी कम है उसके कंपेरिजन में, मतलब ओमेगा इंटू आर इज़ ग्रेटर दैन VCM, क्योंकि वो मूव ही नहीं कर पाए उतना। आप देखो ना, इसको मूव करना चाहिए था मोर देन 120 मीटर, 120 मीटर से ज़्यादा मूव करना चाहिए था और ये मूव कर रहा है सिर्फ 60। इसका मतलब ये हो रहा है कि इसकी लीनियर वेलोसिटी कम है, VCM कम है और ओमेगा आर ज़्यादा है। इसका मतलब अगर आप इस पॉइंट को देखो, सबसे नीचे वाले पॉइंट को देखो, तो ओमेगा आर इज़ हायर दैन VCM, राइट, VCM से ज़्यादा है। इसका मतलब ये पॉइंट पीछे को जा रहा होगा। दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज़ मूविंग बैकवर्ड, तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, फ्रिक्शन होगा फॉरवर्ड। अब देख लो along द वेलोसिटी ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन along द वेलोसिटी ऑफ व्हील। तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो। ये सारे SCV के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्टॉप करते हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 21 तक किया। थैंक यू।